Hello everyone. So today I'm going to take one of the most important topics that is फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन मैंने आपको बोला था कि मैं एक अलग से छोटी सी वीडियो लाऊंगी, उसमें सारा जो भी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड होगा दैट विल कंप्लीट. ओके, सो अब फाइनेंस कमीशन आपको सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, मतलब लाइक यूपीएससी नहीं, बट जो आपके स्टेट पीसीएस होते हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा, है ना. जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम फाइनेंस कमीशन वो हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, इसके बाद आज हम इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं. आई ट्राई टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स थ्रू PYQs, ठीक है. साथ साथ में ही हम ट्राई करेंगे कि आपके मैं कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करा दूँ थोड़े. ओके, चलिए. सो पहले हम देखते हैं फाइनेंस कमीशन. आपने पॉलिटी में पढ़ा दैट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये आर्टिकल 280 में इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई है. कौन कॉन्स्टिट्यूट कराता है? प्रेसिडेंट कराता है एवरी 5 ईयर्स, ठीक है. इतना समझ आ गया. अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सिर्फ रिकमेंडेशंस देना, ठीक है. क्या रिकमेंड करता है कि फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका टैक्स रेवेन्यू आता है, जो भी टैक्स जितना भी आप कलेक्ट करते हो, जितना भी रेवेन्यू होता है, तो वो कितना स्टेट्स में डिवाइड होगा और कितना सेंटर्स के पास जाएगा, ठीक है. तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डेवल्यूशन होता है ऑफ टैक्स वगैरह, फंड वगैरह का, तो ये इसको रिकमेंड करता है. क्या इसका रोल क्या होता है कि फिस्कल फेडरलिज्म को मेंटेन करके रखेगा, इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, डिस्पैरिटी जो भी होंगे अमंग स्टेट्स उसको एड्रेस करने के लिए. मैंने ये बता दिया आपको. प्रेसिडेंट करता है एवरी 5 ईयर. इसमें क्या होता है, एक चेयरमैन होता है और इसके 4 मेंबर्स होते हैं विद एक्सपर्टीज इन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स फॉर पब्लिक. इसमें क्या होता है कि वो जो 4 मेंबर्स होंगे उसको उनका एक्सपर्टीज होना चाहिए फाइनेंस या इकोनॉमिक्स फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. अब देखते हैं हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एक तो वो 16th फाइनेंस कमीशन, 15th एंड 14th हम पढ़ेंगे. देखिए 16th की अभी रिकमेंडेशंस नहीं आई हैं, वो आपकी रिकमेंडेशंस आ जाएंगी इसी साल आ जाएंगी, अक्टूबर 31 तक आ जाएंगी. आपको बस इतना याद रखना है इसके चेयरमैन कौन है, दैट इज़ अरविंद पानगरिया हैं. ये कमेंट्स होने वाला है आपका 2026 से 2031 का जो टाइम फ्रेम होगा उसके बीच का होगा ये, ठीक है. चलिए, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे, या चेयरमैन कौन थे? NK सिंह थे. ये स्टार्ट हुआ था आपका अप्रैल 2020, मीन्स 2021 को टारगेट कर रहा था टू 2025-2026. ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आपको बता दिया. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इन्हांस करता है क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, सेफ गार्ड करेगा फिजिकल स्टेबिलिटी को. ना व्हाट वर द रिकमेंडेशंस. देखिए, जो भी आपका फाइनेंस कमीशन होता है ये किस तरीके से रिकमेंडेशन देता है. एक तो होता है वर्टिकल डेवोल्यूशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल में मतलब क्या है, ऊपर सेंटर है देन स्टेट्स है, तो ये वर्टिकल डेवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है. सेंटर स्टेट में क्या होगा. बट हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, स्टेट वाइज होता है ना, कौन सी स्टेट को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, किस टाइप का मिलेगा, तो ये होता है. अगर आप वर्टिकल डेवोल्यूशन की बात करोगे तो किस टाइप का दिया हुआ है, सेट एट 41%. देखिए, जो 14 फाइनेंस कमीशन था उसने बोला था दैट 42% शेयर किसको जाएगा, स्टेट को जाएगा, बाकी का जो होगा वो सेंटर के पास रहेगा. बट जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसने 41% पे सेट किया, जो कि 14 फाइनेंस कमीशन से कम था. इन्होंने एक और चीज़ किया कि 1% किनको दिया जाएगा, जो अभी अभी यूटीज़ बनी है लाइक जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख बनी है उनको भी 1% शेयर दिया जाएगा. कहाँ से? सेंट्रल रिसोर्सेज से दिया जाएगा, ठीक है. ये आपका 15 फाइनेंस कमीशन ने वर्टिकल डेवोल्यूशन के लिए बोला. अब हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि इस स्टेट को ज़्यादा देना है या उस स्टेट को कम देना है, तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. पहला होता है आपका, इसको बोलते हैं जो पर कैपिटा इनकम, इसको बोलते हैं डिस्टेंस इनकम. इनकम डिस्टेंस क्या होता है, इससे क्या होता है कि कुछ स्टेट्स का जो पर कैपिटा इनकम होता है वो ज़्यादा होता है और कुछ स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम कम होता है. तो वो स्टेट्स जिनका पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है उनको लार्जर शेयर ऑफ रिसोर्सेज दिए जाएंगे ताकि इक्विटी बनी रहे. अब इनका कितना वेटेज दिया जाता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस बेसिस पे, जो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे जो वेटेज दिया जाता है दैट इज़ 45%, जो सबसे ज़्यादा वेटेज है. सेकेंड आता है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक स्टेट है उसने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लिए हैं तो उसको भी एक क्राइटेरिया माना जाएगा उनको फंड एलोकेट करने के लिए, ठीक है.
दैट इज कमीशन जिनका हैविंग अ लो फर्टिलिटी रेट स्कोरिंग हाई ऑन दिस, जिनका फर्टिलिटी रेट कम है उनको क्राइटेरिया पे ऊपर रखा जाएगा और 12.5% का वेटेज दिया जाएगा किसके बेसिस पे, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है। अब आता है टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि ये कैसे कैलकुलेट होता है कि रेशो ऑफ द एवरेज पर कैपिटा ऑन टैक्स रेवेन्यू, कि टैक्स रेवेन्यू से आपका कितना पर कैपिटा आ रहा है टू द एवरेज पर कैपिटा स्टेट जीडीपी ड्यूरिंग द 3 years, 3 साल का जीडीपी देखा जाता है, ठीक है। अब इसका वेटेज कितना दिया गया, 2.5%। ये हो क्या रहा है कि आपने अपना जो फिस्कल है वो भी बैलेंस रखा हुआ है और टैक्स रेवेन्यू में भी तुमने क्या किए हुए हैं, एफर्ट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो उस एफर्ट के बेसिस पे आपको क्या दिया जाएगा, 2.5% का वेटेज दिया जाएगा। अब थर्ड वाला आता है एरिया। देखिए जिसका ज़्यादा एरिया होगा, जो भी स्टेट ज़्यादा एरिया वाली होगी, तो ऑब्वियसली उसको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, उसको फंड भी ज़्यादा एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। उनकी एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसीलिए उनको कितना वेटेज दिया जाएगा, 15% का वेटेज असाइन किया जाएगा। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन, अब एरिया तो ज़्यादा है बट पॉपुलेशन भी अगर ज़्यादा होगा, उनकी भी डिमांड ज़्यादा होगी, तो उस बेसिस पे 15%, तो एरिया एंड पॉपुलेशन दोनों ही 15% का क्या दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा। बट एक और बात याद रखें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका 15th फाइनेंस कमीशन था उसने 2011 को जो सेंसस हुआ था उसके बेसिस पे बोला है, बट जो 14th फाइनेंस कमीशन है वो 1971 के सेंसस के ऊपर बेसिस है, ओके। चलिए, अच्छा अब इन्होंने ग्रांट इन एड का भी बताया कि कितने ग्रांट्स दी जाएंगी, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट पे। अब क्या होता है ना कि स्टेट्स होती हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है बट रेवेन्यू कम आ रहा है, तो वो डेफिसिट में जाता जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो उनकी फिस्कल नीड्स है स्टेट्स की फिस्कल नीड्स को एड्रेस करने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स दी जाएंगी, ठीक है। जो डेफिसिट है आपका उसको भरने के लिए आपको ग्रांट्स दी जाएंगी, और ये मेनली किन किस लिए था, 17 स्टेट्स के लिए ये एलोकेट किया गया। देन आता है सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। देखिए जो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट है वो सारी की सारी स्टेट्स के लिए है। ये कुछ कुछ जो स्पेसिफिक सेक्टर्स होते हैं जो बहुत क्रूशियल होते हैं उनके लिए है, जैसे कि 8 एरियाज पे होगा, जैसे हेल्थ हो गया, स्कूल एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, मेंटेनेंस ऑफ PMGSY रोड्स हैं आपके, जुडिशरी, स्टैटिस्टिक, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स। तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल बॉडीज़ को भी ग्रांट्स दी जाएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नॉन हेल्थ ग्रांट्स भी दी जाएंगी। ये किसके बेसिस पे दिया जाएगा, पॉपुलेशन एरिया के बेसिस पे दिया जाएगा, पॉपुलेशन एंड एरिया, ठीक है। ये एंड एरिया है जिसमें वेटेज, पॉपुलेशन को कितना वेटेज दिया जाएगा, 90% और एरिया को 10% दिया जाएगा। बट ये अगर आपको ग्रांट लेनी है तो आपको कुछ क्राइटेरिया, स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा, जैसे कि आपको ऑडिटेड अकाउंट्स को पब्लिश करना पड़ेगा, मिनिमम प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स को क्या करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, अगर आपको ये फंड्स को एक्सेस करना है तो। नेक्स्ट आता है अब क्या होता है, बहुत सारे डिजास्टर्स आते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए भी आपको ग्रांट्स दी जाती है, जैसे कि 90-10 का। 90-10 शेयर मीन्स कि 90% सेंटर भरेगी और 10% कौन देगा, स्टेट्स देंगे। किन के लिए, अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट है। बट अगर बाकी की स्टेट्स है उसमें 75% कौन देगा, सेंटर देगा, और 25% स्टेट का होगा शेयर, ठीक है। अब इन्होंने एक ना फिस्कल रोड मैप भी निकाला था 15th फाइनेंस कमीशन ने। उन्होंने बोला कि हमें जो फिस्कल डेफिसिट है हमारा उसको 4% ऑफ जीडीपी करना है 25-26 तक हमें अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4% पे करना है। मतलब हमें अपनी बोरोविंग कम करनी पड़ेगी ना। हमें फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है बट हमारे पास रेवेन्यू कम है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से बोरोविंग लेनी पड़ती है। तो सर पे तुम्हारे लोन बहुत ज़्यादा है ना। फिर उसने बोला कि हम क्या करेंगे, फेस रिडक्शन करेंगे। ये तो सेंटर के लिए बोला, बट स्टेट के लिए फेज वाइज चलेंगे। जैसे कि 4% का लिमिट लगाते हैं 21-22 का, देन 3.5% करेंगे, एंड देन 3% कर देंगे 2023 से 26। अब इसी रोड मैप को कैसे अचीव कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दिया कि हमें FRBM एक्ट जो है आपका उसको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। बोरोविंग लिमिट्स उसको यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बोरोविंग लेनी पड़ेगी हमें पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। टोटल लाइबिलिटीज़ जो हैं, मतलब जो भी चीज़ें हमें वापस देनी है, जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। हमें रेवेन्यू मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा थ्रू इनकम एंड एसेट बेस्ड टैक्सेशन। मतलब हमें टैक्स किस बेसिस पे लगाना पड़ेगा,
इनकम पे टैक्स लगाना पड़ेगा और जो भी एसेट्स होते हैं उन पे टैक्स लगा के हमें क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू को अच्छे से मोबिलाइज कराना पड़ेगा। और ये इन्होंने बताया है कि हमें लाइबिलिटीज़ को कितना डिक्रीज करना है। सेंटर के लिए 62.9% से हमें डिक्रीज करना है, 56.6% पे आना है, और स्टेट का 33 से 32.5%। और उन्होंने ये भी बोला कि इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल भी होनी चाहिए और जितने भी हमारे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉज हैं उनको एक हार्मनी में लाना पड़ेगा। बाकी की रिकमेंडेशंस भी थी। उन्होंने बोला कि जो भी स्टेट होती हैं, स्टेट को कम से कम अपना 8% जो बजट है, 8% बजट का जो 8% है वो किसके लिए रखना पड़ेगा, हेल्थ के लिए रखना पड़ेगा बाय 2022 2022 तक 8%, विथ 2/3 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर फोकस ऑन, जिसमें से प्राइमरी हेल्थ केयर का कितना होगा, कम से कम 2/3 होना चाहिए। एक और चीज़ बोला कि जो डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी को भी फंडिंग देनी है और एक नॉन लैप्सेबल फंड क्या करना पड़ेगा, इसको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी होनी चाहिए। बाकी ये मैंने ऊपर जो आपको बता दिया दैट दिस इज़ अ क्राइटेरिया फॉर डेवोल्यूशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है ना कि वो उसमें पूछता है कि सबसे ज़्यादा किसको वेटेज है, सबसे कम किसको है, तो वो आपको पूछ सकता है। ठीक है, ऑर्डर में पूछ सकता है। सो इनकम डिस्टेंस पूछा भी है CDS में, 2018 का क्वेश्चन है केस। 45%, 15%, 15% ये ठीक है। सबसे कम किसको मिला, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को मिला। नेक्स्ट चले, अब आता है हमारे पास 14th फाइनेंस कमीशन। तो 14th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, YB रेड्डी थे, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर थे। इस्टेब्लिश कब हुआ, 2013 में। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2014 में। रिकमेंडेशंस क्या थी वो देखते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया कि उन्होंने 42% का शेयर बोला था कि डेवोल्यूशन होना चाहिए, वर्टिकल डेवोल्यूशन। जो 15th फाइनेंस कमीशन ने 41% बोला। अब उन्होंने बोला कि बढ़ाया जाएगा, पहले 32% था, फिर 42% पे लाना है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। इट विल इनेबल देम टू एड्रेस देयर, ताकि जो स्टेट्स हैं वो अपनी डेवलपमेंट नीड्स को एड्रेस कर पाएँ, फिजिकल पोजिशन को इम्प्रूव, फिजिकल पोजिशन आएगा यहाँ पे, फिजिकल पोजीशन को वो क्या कर सके, इंप्रूव कर पाए। रेकमेंडेड रेवेन्यू डेफिसिट, वही मैंने ऊपर बताया, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स दी जाएंगी गैप ब्रिज करने के लिए, फिजिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। स्टेट एडियर टू फिजिकल डिसिप्लिन शुड बी, हाँ उसने, अब मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर कोई आपकी क्या है, स्टेट है और वो फिजिकल डिसिप्लिन को एडहेयर करते, कि मतलब अच्छा सा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, एक्सपेंडिचर भी अच्छा कर रही है, फिजिकल डेफिसिट उतना ज़्यादा नहीं है, तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा, ताकि वो हेल्दी फिजिकल पोजीशन को मेंटेन कर पाएँ। इंक्रीज ग्रांट फॉर बोथ अर्बन और रूरल जो लोकल बॉडीज़ हैं, मतलब जो लोकल बॉडीज़ हैं आपकी, उनकी भी जो ग्रांट्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा, ताकि उनके पास अच्छे रिसोर्सेज हो कि वो एटलीस्ट असेंशियल जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो तो प्रोवाइड कर पाएँ। नाउ दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर डेवोल्यूशन इन 2014 में जो आया था, सॉरी ये 14th कमीशन जो था उसका है। इनकम डिस्टेंस, वही मैंने आपको जो बता दिया, ठीक है, पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट, सो 50%, अभी कितना है 45%। एरिया का 15% पहले भी था, अभी भी है। पॉपुलेशन देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, 1971 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंगली ये लिया जाएगा। एंड वेटेज कितना, 17.5%, और अभी वाले में पॉपुलेशन 15% ही है। डेमोग्राफिक, उस टाइम पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का कोई भी वेटेज नहीं दिया गया था। फॉरेस्ट कवर का 7.5%। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो 15th फाइनेंस कमीशन उसमें फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पे 10% है, बट यहाँ पे फॉरेस्ट कवर को 7.5% है, तो वहाँ पे 15th में फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड नहीं है। एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स के लिए, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2.5% का वेटेज दिया जा रहा है, बट 14th कमीशन में कोई भी वेटेज नहीं था। Now these are the very very important facts that you need to remember. Okay, with this we have completed फाइनेंस कमीशन एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अभी तक 16th की रिकमेंडेशन नहीं आई है, सो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट आप क्या कर लो, 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस वगैरह आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, ये आपका इकोनॉमिक्स में डाला हुआ है मैंने शायद, तो ये हम करेंगे आज। ठीक है, हाँ ये देखिए क्वेश्चन था दैट विद रेफरेंस टू द 14th फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट हैज़ इंक्रीज द शेयर ऑफ द स्टेट, क्या वो स्टेट का शेयर उसने बढ़ाया 30 to 42%, ये मैंने अभी आपको बताया, तो दिस इज करेक्ट। क्या इसने रिकमेंडेशन दी थी सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, तो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट आपकी 15th फाइनेंस कमीशन ने दी थी, ना कि 14th फाइनेंस कमीशन में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 ओनली।
एक और क्वेश्चन देखिए आप, सीडीएस 2 2015 का, जो भी मैंने आपको सीएससी का कराया वो भी सीएससी 2015 का था। तो इससे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सारे पीवाईक्यूज किया करो। जैसे कि ये सीडीएस 2 2015 से पहले कौन सा हुआ होगा, सीएससी हुआ होगा 2015 का। तो उसके बाद सेम स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए 14 फाइनेंस कमीशन उसमें भी आया, इसमें भी आया। इसमें बोला कि जो शेयर का है 32% से 42% हुआ, तो ये सेम स्टेटमेंट पिछले वाले क्वेश्चन में थी, तो ये तो सही है। एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर था, बट जो 15 वाला था उसमें क्या था आपका, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी था, तो ये भी सही है। फिजिकल डिसिप्लिन ड्रॉप हुआ एज अ वेरिएबल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स शेयर अमंग स्टेट्स। चलो मान लिया ये आपको नहीं पता होता, ठीक है। अब आप ये वाला देखिए, उसने बोला कि जो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट है वो रिकमेंड की गई थी प्रीवियस फाइनेंस कमीशन में, जैसे प्रीवियस फाइनेंस कमीशन में स्पेसिफिक ग्रांट्स दी थी, इसमें भी थी। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बोला कि सेक्टर स्पेसिफिक डिमांड 14th में नहीं थी, वो 15th फाइनेंस कमीशन में थी, तो नॉट करेक्ट आंसर आ गया डी पार्ट। तो कैसे, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया होता सॉल्व, तो जस्ट बाद ही उसके देखिए ये सेम देखिए आया हुआ है ना, तो ये वाला सॉल्व करते तो ये सीडीएस में हेल्प करता। इसीलिए बोलती हूँ कि जैसे अभी जो सीडीएस आने वाला है, तो इससे पहले का जो जियो साइंटिस्ट है, सीएससी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी भी इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। All the very best. Thank you. Thank you so much.